एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है द नॉलेज केयर के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, एक यूपीएससी की नोटिफिकेशंस आई है आपका असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। जी हाँ, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसमें आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का अगर आपका सपना है तो इसके ज़रिए आप साकार कर सकते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। आज ही ये नोटिफिकेशन आई है 18 अगस्त को, ठीक है। और ये आपका जो है लास्ट डेट 7 सितंबर तक है और आज से अप्लाई स्टार्ट है, ठीक है। आप upsc.government.in के थ्रू लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहली जो नोटिफिकेशन है वो है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। अब आइए जानते हैं। अप्लाई करने के लिए www.upsconline.nic.in के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। और स्टार्टिंग डेट जो है आपका वो आज से है और 7 सितंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पोस्ट कितना है इसमें। तो पोस्ट है आपका बीएसएफ में यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, ये आपका 78 सीट है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ही है सारा पोस्ट। और अगर आप सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपका 13 सीट है। सीआईएसएफ इसमें 69 है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो होता है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उसमें 27 है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, उसमें आपका 22 सीट है। तो कुल मिलाकर आपका 209 सीट है। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। चूँकि पोस्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, असिस्टेंट कमांडेंट का है, तो इसमें ढेर सारी वैकेंसियाँ नहीं आ सकती। 209 काफ़ी होता है अपने हिसाब में, ठीक है। एक डायरेक्ट आप कमांडेंट बनेंगे। एग्ज़ामिनेशन का सेंटर कहाँ कहाँ होता है तो सेंटर आप देख सकते हैं। सेंटर जो है आपका, अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पटना अवेलेबल है आपके लिए। और बाकी लिस्ट आप देख सकते हैं। बिहार के रिस्पेक्ट में आपको बोल रहे हैं कि पटना है। बाकी दिल्ली है आपका, दिसपुर है, तिरुपति है, मुंबई है, नागपुर है, पणजी है, ठीक है। तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आइए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि सबसे पहला तो भारतीय होना चाहिए। जो लोग भारतीय नहीं हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और अगर वो नेपाल, भूटान इसे है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस रूल्स शैल डिबार द अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान अंडर दिस रूल्स, ठीक है। तो आप अगर इन भारतीय हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल भारतीयों के लिए होना चाहिए। मेल और फीमेल बोथ आर एलिजिबल, दोनों के लिए है। महिला और पुरुष दोनों के लिए ये पोस्ट है। एज का बहुत क्रूशियल बात है इसमें कि आपका एज जो है वो 20 साल मिनिमम होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी क्रूशियल है, वो मैच कराना पड़ेगा। 1 अगस्त 2020 से 1 अगस्त 2020 को आपका एज 25 साल के अंदर ही होना चाहिए और 20 साल से ऊपर होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। और इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है वो तो मिलेगा ही। और तो देख लीजिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1995 के बाद और 1 अगस्त 2000 से पहले का है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, मस्ट भी। देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो आपका या सेंट्रल हो या स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा उस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ हो। और यूजीसी एक्ट 1956 के तहत जो यूनिवर्सिटी आते हैं उससे आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, ठीक है। जो इस बार अपीयरिंग में हैं या जिनका रिज़ल्ट आना पेंडिंग है वो
candidates who have appeared at an examination, the passing of which would render them educationally qualified for the commission's examination, but have not been informed of the results, as also the candidates who intend to appear at such qualifying examination in the year 2020 will also be eligible for admission to the examination. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation. यानी कि जो क्वालिफाइंग हैं, जिनका क्वालिफाइंग है, इस बार एग्ज़ाम होना था, रिज़ल्ट अवेटेड है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यह आपका प्रोविज़नल होगा। अगर आपका रिज़ल्ट उस पार्टिकुलर प्रक्रिया के तहत नहीं आएगा तो आपको वहाँ पर डिबार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। Application form which will be required to be submitted online by the candidates who after qualifying the result written part of the examination are also declared qualified in the physical standard, physical efficiency test और medical standard सब आपको पास करना होगा। यानी अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपको उसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी आपको पास करना होगा। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेज़रमेंट क्या होगा, उसके लिए सारी बातें। जिनका एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट है उन्हें विल बी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, दिस क्वालिफिकेशन विल बी गिवन कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट ओनली। ठीक है, उनका जो ये जो वेटेज है आपको वो इंटरव्यू के समय सिर्फ देखा जाएगा, उससे पहले नहीं। फ़ी कितना है, तो फॉर्म का फ़ी है आपका 200 रुपये है। किन के लिए है, तो SC ST और फीमेल कैटेगरी को छोड़कर जितने भी सारे बच गए कैटेगरी, या कि जनरल हो गया, OBC हो गया, उनको क्या करना है, 200 रुपया पेमेंट करना है। बाकी को फ़ी से छूट दे दी गई है। ठीक है, फ़ी पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड इन सब के थ्रू कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग अगर SBI का हो तो उससे कर सकते हैं। ठीक, ये आपका 6 सितंबर 2020 तक आपको कर देना है और लास्ट डेट आपका 7 सितंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेबस वगैरह की। फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, उनको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, मतलब फीस से छूट दे दी गई है, तो उनको पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है और उसके लिए चिंता भी नहीं करनी है। ठीक है, और लास्ट डेट का बार बार मेंशन किया जा रहा है 7 सितंबर 2020, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म छूट नहीं जाए। अगर आपको भरना है इसको और आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप बिल्कुल भरें। और डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो 10th का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सर्विस जो है आपको एलोकेशन वो मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा, और जो आपका प्रेफरेंस होगा उसके अगर अकॉर्डिंग आपका स्कोर आता है तो मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको BSF का है या CRPF, ITBP, SSB, तो जो सारी अलग अलग एजेंसीज़ हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से जिसमें आपका प्रेफरेंस पहला रहेगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स है तो हो जाएगा। अब आइए, सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, और रिटन एग्ज़ामिनेशन इसकी डेट है 20 दिसंबर 2020 को ये रिटन करवाएंगे। ठीक है, पेपर जो है आपका 2 शिफ्ट में होगा और 2 पेपर होगा। और पहला पेपर जो है आपका वो मॉर्निंग 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, और दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका पेपर जो है लगभग 5 घंटे का एग्ज़ाम होता है ये, और UPSC है तो इस तरह का एग्ज़ाम्स होना ही है। जनरल एबिलिटी पेपर 1 में आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट रहता है। इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मल्टीपल आंसर्स रहेंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और सेकेंड पेपर जो है वो आपका जनरल स्टडीज, इससे और कंप्रीहेंशन का रहता है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं तो आपको जो फिजिकल में है वो 1000 मीटर 100 मीटर की रेस दौड़नी है 16 सेकेंड में। अगर महिला कैंडिडेट है तो उनके लिए 18 सेकेंड है,
उसके अलावा 800 मीटर यानी दो रेस होगी। 800 मीटर वाला रेस आपको 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है, और महिला अगर है तो उनको 4 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर, ठीक है, और 3 चांस दिया जाएगा इसके लिए, और महिलाओं को 3 मीटर का आपको 3 मीटर 3 चांस उसके लिए मिलेगा। शॉर्ट पुट यानी 7.26 kg यानी 7.25 kg का गोला आपको फेंकना है 4.5 मीटर पर, ठीक है। प्रेगनेंसी की बात है, चूँकि महिला कैंडिडेट को भी फॉर्म फिलअप करने की इजाज़त है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप पीईटी के समय प्रेग्नेंट हैं तो आपका जो है फॉर्म उस समय कैंडिडेचर है, अभ्यर्थिता, उसको आपको रद्द कर दिया जाएगा, इसके लिए कोई अलाउ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आपका 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 250 मार्क्स का हो गया आपका क्या, पेपर 1, 200 मार्क्स का हो गया पेपर 2, जिसमें जनरल स्टडी और एसए कंप्रीहेंशन वगैरह रहेगा। तो 450 और 150 नंबर का इंटरव्यू, कुल 600 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन का मेरिट जो है वो आपका जनरल एबिलिटी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर होगा। आइए पेपर 1 का सिलेबस क्या क्या होगा, किस किस सेक्टर से प्रश्न रहेंगे। उसमें आपका जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का प्रश्न होगा, उसके अलावा जनरल साइंस का प्रश्न होगा, उसके अलावा करंट इवेंट्स और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से संबंधित जो बातें यानी जो करंट अफेयर आप जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में, वो पूछा जाएगा। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है। हिस्ट्री में ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपको कवर करना है। एसए आपका जो होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। पार्ट ए में एसए क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आप देना चाहें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में दे सकते हैं। 80 मार्क्स का ये आपका होगा कंप्रीहेंशन, ठीक है, उसको लिखना होगा, लॉन्ग टाइप होगा। और पार्ट बी होगा इसी में पेपर 2 का ही, वो आपका प्रेसे राइटिंग होगा, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल होगा, और ग्रामेटिकल पोर्शन से भी कुछ सवाल आते हैं। इंग्लिश अगर ओनली है तो 120 मार्क्स का ये हो गया। तो ये केवल आपको इंग्लिश में ही लिखना है। एक जो पार्ट ए है उसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में लिख सकते हैं, लेकिन पार्ट बी आपका जो उसका होगा वो इंग्लिश ही होगा, ठीक है। उसमें कंप्रीहेंशन पैसेज दिए रहेंगे, प्रेसिस राइटिंग लिखना होगा, डेवलपिंग काउंटर आर्गूमेंट्स, सिंपल ग्रामर पूछे जाएंगे, ठीक है। सिंपल रहता नहीं है भाई, यूपीएससी है तो इसमें सिंपल कुछ भी होता नहीं। अब और कुछ बातें हैं, तो आज से एप्लीकेशन स्टार्ट है, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं इसके बारे में। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है वो अगर चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट बनना, रैंक पाना चाहते हैं कमीशन में, तो आराम से इस फॉर्म को फिलअप करें और अपनी तैयारी को आयाम दें। देखिए इस तरह का आपका आता है पेपर, विषय कोड, रोल नंबर, ये सब आपका भरना होता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरह से गोला रंगना होगा, ठीक है। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं आई विज़न की, जो कि इस तरह का प्रॉब्लम होता है। हाँ, हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट सबसे पहले कौन बढ़ सकते हैं, तो हाइट काफ़ी कम रखा गया है, 165 सेंटीमीटर है अगर आप मेन है यानी कि पुरुष कैंडिडेट के लिए, और महिला कैंडिडेट के लिए 157 है। सीना सिर्फ पुरुषों का मेजर किया जाता है, आप सभी जानते ही हैं। लगातार 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का गैप होना ही चाहिए। वज़न बहुत क्रूशियल है, 50 kg कम से कम आपका होना चाहिए अगर पुरुष कैंडिडेट है, और महिला कैंडिडेट कम से कम 46 kg का तो होना ही चाहिए। आई विज़न, डिस्टेंट विज़न अगर है तो आपका 6/6 का आँख होना चाहिए, और अगर आपका 6/12 का आँख है तो वर्स आई है, ठीक है। अगर आप स्पष्ट देख पाते हैं तो चलेगा। 6/9 या 6/9 ये चलेगा अगर आपका आँख ख़राब है। बेटर आई करेक्टेड विजन 6/6 और 6/9, ठीक है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो 6/12 और 6/9 होना चाहिए। नियर विजन है तो नियर विजन N/6 नॉट करेक्टेड, N9 ये करेक्टेड है। ग्लासेस अगर लेसिक सर्जरी हुई है तो अगर -4.00 डायोप्टर का है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो
परमिटेड है। +4 का पावर है अगर हाइपोमेट्रोपिया है, और इंक्लूडिंग सिलेंडर तो भी परमिटेड है। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं इसमें, और भी टीथ, नोज़, ये सब का जो आपका है वो डिटेल्स में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये आपका चार्ट है डिफरेंट एज ग्रुप वालों के लिए कितना कितना आपका हाइट होना चाहिए, जिस एज के हिसाब से है उस हिसाब से आपका हाइट इतना होना चाहिए, और वज़न भी आपको देखना है। ठीक है, तो आप इस चार्ट से देख लें कि आपका वज़न उस हिसाब से है कि नहीं, साइज़ के हिसाब से, नहीं तो अपना वेट बढ़ाइए और उसके बाद फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, सारी मेजरमेंट के बाद अपने डिस्कशन के आधार पर आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।